इस यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो विशेषकर 12th लेवल पर जो पहला चैप्टर है 12th का, वो है केवल अर्थशास्त्र में परिचय। मतलब उस अर्थशास्त्र कैसे शुरू हुआ था, उसके बारे में क्या है, वो चीजें दिखाई गई। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो परिचय है वो दिखाई देता है। अर्थशास्त्र की जो 12th की है, उसका जो पहला चैप्टर है वो है परिचय। उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में इस तरह की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो पहला चैप्टर शुरू होता है, तो बोर्ड एग्जाम में पिछले 4 साल में 3 बार एक प्रश्न आ चुका है, वार्ता। इस वार्ता शब्द का यूज किया गया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती थी, आर्थिक क्रियाओं में उस वक्त का कृषि होता था, पशुपालन होता था, मत्स्य पालन होता था, जो भी उस वक्त इनकम देने का जो रिसोर्सेस था, या अर्थव्यवस्था जो चलने का रिसोर्सेस था, या समाज की जो आर्थिक गतिविधि थी, वो सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधि है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है वार्ता। ठीक है, तो ये प्रश्न पिछले 3 बार पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में गया है और ये प्रश्न लगातार आता है। वार्ता शब्द के बारे में जो शुरुआत इकोनॉमिक्स का जो अध्याय है पहला, उसमें सबसे पहले इसी के बारे में बताया गया है कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी वार्ता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अर्थशास्त्र की शुरुआत कहां से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। देखो, सबसे पहले हम आते हैं 1776 में। देखो, अर्थशास्त्र जितने भी ये सामाजिक के सब्जेक्ट हैं, अपना राजनीति विज्ञान ले लो, इतिहास ले लो, जितने भी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, उसमें अर्थशास्त्र सबसे नवीन सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र सबसे नवीन सब्जेक्ट है। हालांकि भारतीय एक विद्वान थे कौटिल्य, चाणक्य, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो अर्थशास्त्र न होकर क्या था, नीति शास्त्र था। नीति शास्त्र का मतलब होता है एक राजा को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए। हालांकि जो अर्थशास्त्र था, इसमें ज्यादातर बातें धन संबंधी थी, कर कैसे लेना चाहिए, कर कैसे लगाना चाहिए, किन पर कर लगाना चाहिए, ये सारी बातें कौटिल्य ने उस वक्त लिखी थी। लेकिन वो जो सब्जेक्ट था वो था नीति शास्त्र। उसको ज्यादातर विद्वानों ने नीति शास्त्र माना है, अर्थशास्त्र उसको कम माना है। लेकिन अर्थशास्त्र जो आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करें अपन, जब अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है तो वो 1776 में एक विद्वान होते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक किताब थी, उस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। इसी किताब से शुरू किया जाता है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो। इस एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। और एडम स्मिथ ने अपनी पूरी की पूरी जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत केवल और केवल वेल्थ, WEALTH, वेल्थ का मतलब होता है धन। मतलब एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, वो सारा का सारा धन के बारे में बताया था। तो सबसे पहली बात, 1776 एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पितामह हो गया। उन्होंने सारी की सारी, किताब का नाम भी वेल्थ ऑफ नेशन था, राष्ट्रों का धन, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन नाम था। इनकी जितनी भी फिलोसफी थी, या इन्होंने जितना भी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो बात की, वो सारी की सारी धन के ऊपर की थी। अब देखो, एडम स्मिथ के बाद में क्या होता है कि अर्थशास्त्र को लोग अलग अलग बातों में करने लगे। अलग अलग बातों में कैसे करने लगे? जैसे विद्वानों ने ये बात उठाई कि जो धन संबंधी बात है इकोनॉमिक्स के लिए, वो सही नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स को केवल धन से जोड़ दिया जाए तो ये इसकी संकीर्ण विचारधारा होगी, छोटी विचारधारा होगी, व्यापक अवस्था में नहीं होगा। तो एक अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक विद्वान आते हैं। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि धन के साथ कल्याण होना चाहिए। उन्होंने इकोनॉमिक्स में किसको जोड़ दिया? मार्शल ने कल्याण को जोड़ दिया। ठीक है, अब और व्यापक हुआ। कल्याण के बाद में एक सीमितता शब्द है, सीमितता, या इस शब्द को बोलते हैं दुर्बलता। सीमितता या दुर्बलता का
अर्थ समझने से पहले ये जो विचारधारा दी थी, ये विचारधारा रॉबिन्स ने दी थी। क्या नाम था विद्वान का? रॉबिन्स ने। अब स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। एडम स्मिथ के बाद में कौन आता है? मार्शल, जिसने इस परिभाषा को थोड़ा और आगे किया। मार्शल के बाद में कौन आता है? रॉबिन्स आता है। रॉबिन्स के बाद में सीमित संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दी। रॉबिन्स के बाद में सैमुअलसन आता है। सैमुअलसन परिभाषा देता है विकास संबंधी। किस संबंधी देता है? विकास संबंधी। और विकास संबंधी परिभाषा के बाद में पांचवा स्टेप है, वो भारतीय एक अर्थशास्त्री हैं जेके मेहता। भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता कहते हैं आवश्यकता विहीनता संबंधी जो विचार है वो कहते हैं जेके मेहता। तो अर्थशास्त्र में मैं सीमितता के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन आप 5 स्टेप, एडम स्मिथ धन संबंधी, मार्शल कल्याण संबंधी, सीमितता रॉबिन्स, विकास संबंधी परिभाषा सैमुअलसन, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जेके मेहता, ये 5 स्टेप। अब इनको समझ लो। सीमितता क्या होता है? सीमितता मतलब किसी भी चीज की मांग ग्रेटर देन पूर्ति। मांग ज्यादा है किससे? उस संसाधन की पूर्ति से, उस विषय वस्तु की पूर्ति से। मांग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? सीमितता, अर्थात दुर्बलता, कम है वो चीज, वो परिभाषा दी थी। रॉबिन्स अपनी परिभाषा में कहता है कि अर्थशास्त्र में 2 तरीके से अपनी परिभाषा को लिखता है। एक परिभाषा में वो लिखता है साधन और एक परिभाषा में लिखता है आवश्यकता। साधनों को वो बताता है कि अर्थशास्त्र में सीमित साधन है, जबकि हमारी जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, वो असीमित है। अब सीमित साधन है, असीमित आवश्यकताएं हैं, तो यहां पर जो एक प्रक्रिया आती है वो है चयन, है ना? चयन के द्वारा असीमित आवश्यकताओं में से उन आवश्यकताओं को चुनना है जो सीमित साधन के द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी क्योंकि संसाधन क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और इस प्रक्रिया द्वारा जब एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक वितरक, जितने भी इकोनॉमिक्स के अंग हैं, अर्थव्यवस्था के अंग हैं, वो सारे के सारे संतुष्टि जब लेते हैं, तो उस संतुष्टि देने वाले विषय वस्तु अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ी जाती है। ठीक है। उसके बाद में भारत में जो अगला परिभाषा के बाद में, देखो सबसे पहले वार्ता के बारे में बताया, उसके बाद में जो परिभाषाएं थी, परिभाषाएं कितनी बताई मैंने? 5 परिभाषाएं बताई। 5 विद्वानों का नाम ध्यान रखना, किसने किस संबंधी परिभाषा दी थी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 5 परिभाषाएं, सबसे पहले एडम स्मिथ की, दूसरी मार्शल की, तीसरी परिभाषा थी रॉबिन्स की, चौथी सैमुअलसन की, और 5वीं परिभाषा देते हैं भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता। अब अगला इसी पार्ट में अपना एक छोटा सा टॉपिक है, वो है भारतीय आर्थिक चिंतक। भारतीय आर्थिक चिंतक, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे भारतीय हुए थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए थे। प्राचीन काल के सब लोगों के नाम लें तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती, उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, उसके बाद में महात्मा गांधी, जेके मेहता। लेकिन इन सब में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है, वो आते हैं 1868। 1868 में उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। उनके बारे में भी बताया गया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। और 1868 में इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में आकलन किया था। दादा भाई नौरोजी इन सब में प्रथम व्यक्ति थे, या भारतीयों में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया। और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को, जो अंग्रेजी सरकार यहां से धन निष्कासन, धन
मतलब भारतीय रिसोर्सेज को किस तरह इंग्लैंड ले जाकर उनका उपयोग कर रही थी, उसके बारे में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में धन्य किताब का नाम में ये सिद्धांत दिया था। किताब का नाम था द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी पुस्तक का नाम था, द पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने ये धननिष्कासन का सिद्धांत दिया था और राष्ट्रीय आय के बारे में इन्होंने सबसे पहले 1868 में बात की। ये भारतीय आर्थिक चिंतन थे, जेके मेहता भी इनमें हैं, सारे के सारे ये लोग थे, इन्होंने भारतीय आर्थिक चिंतन के बारे में अपने विचार दिए थे। उसके बाद में अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में आता है। मैंने आपको विद्वानों के अनुसार बता दी परिभाषा, किस विद्वान ने किस हिसाब से परिभाषा दी थी, लेकिन एक परिभाषा जो सर्वमान्य परिभाषा है वो परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरी करता है। किसके द्वारा? चयन के द्वारा। यह अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषा है। उसके बाद में आता है अर्थशास्त्र की विशेषताएं, जो अपने इस पहले पार्ट में दी गई है। सबसे पहले अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल सब विषय की तरह अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की एक है शाखा है, जो 1776 से इसे शुरू किया गया। दूसरी बात, इसमें आर्थिक चिंतन से संबंधित या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो ली जाती है। तीसरी बात, अर्थशास्त्र में सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को चुनाव के द्वारा पूरा किया जाता है। सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को चुनाव के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र की तीन विशेषताएं ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान की शाखा, और सामाजिक विज्ञान की शाखा में आर्थिक चिंतन या अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें अध्ययन की जाती है। सीमितता, असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है, यह इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। इन शब्दों का सबसे पहले ये शब्द कहां से है? 1933 में रेगनर फ्रीस, 1933 में रेगनर फ्रीस नाम का एक विद्वान था जिसने सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में दो अलग अलग इसका खंडन किया था। अगला अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र है व्यष्टिगत अध्ययन और समष्टिगत अध्ययन। जो अपन ने बताया था रेगनर फ्रीस वाला, वही व्यष्टिगत अध्ययन, और दूसरा है समष्टिगत अध्ययन। व्यष्टिगत अध्ययन के जो बिंदु हैं उसमें उत्पादक, उपभोक्ता का उपभोग आ जाएगा, उसके बाद में वितरण आ जाएगा और विनिमय आ जाएगा। ये इसके अध्ययन क्षेत्र है। समष्टिगत में कुल आय का मतलब राष्ट्रीय आय, ठीक है, कुल रोजगार, आर्थिक विकास, और ये जो वितरण है, इस वितरण का समष्टिगत अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब उसके बाद में अपन लेते हैं व्यष्टिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अपन अध्ययन करते हैं। चार बातें अपन ने बताई थी: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण।
वितरण ध्यान रखना, दोनों में आएगा। वितरण व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में भी आएगा, लेकिन समष्टिगत अर्थशास्त्र में वितरण का समष्टिगत अध्ययन आएगा। अब सबसे पहले व्यष्टिगत अध्ययन। देखो व्यष्टिगत अध्ययन में क्या होता है, इसका आंशिक अध्ययन और आंशिक अध्ययन के अलावा व्यापक अध्ययन भी किया जाता है। ध्यान रखना, आर्थिक आंशिक, जो आंशिक अध्ययन है उसमें क्या किया जाता है, कीमत को परिवर्तनशील मानकर, कीमत को परिवर्तनशील मानकर और जो अन्य कारक है या अन्य तत्व है उन तत्वों को क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है। परिवर्तनशील किसको माना जाता है, कीमत को। कीमत को परिवर्तनशील मानकर अन्य तत्वों को जब स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है तो वो आंशिक अध्ययन होता है व्यष्टिगत का। व्यापक अध्ययन, व्यष्टि का व्यापक अध्ययन में क्या होता है, व्यष्टि के सभी चरों को, सभी आर्थिक चरों को, सभी आर्थिक चरों को परिवर्तनशील मानकर जब अध्ययन किया जाता है तो ये व्यापक अध्ययन है किसका, व्यष्टिगत का। ठीक है, अब देखो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र होती क्या है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में ये अध्ययन है, आंशिक अध्ययन कर सकते हैं, कीमत परिवर्तन। ध्यान रखना, आंशिक अध्ययन का मतलब है एक कारक परिवर्तनशील, बाकी कारक क्या है, स्थिर है। जबकि व्यापक अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होगा, सभी कारक, सभी आर्थिक चर है उनको परिवर्तनशील करके अपन अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक या संक्षिप्त एक आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक वितरण, एक उत्पादक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, या इसको मैं बोल दूं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक चरों, व्यक्तिगत आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टिगत। ध्यान रखना, दूसरी बात, जब व्यक्तिगत आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है तो उन चरों का जो मुख्य बिंदु है वो होता है कीमत के आधार पर। कीमत के आधार पर इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादक क्या चाहता है, उत्पादक ये चाहता है कि मेरा लाभ अधिकतम हो। उत्पादक लाभ चाहता है, लाभ चाहता है तो वो लाभ किसके आधार पे कमाएगा, कीमत के आधार पे कमाएगा। एक उपभोक्ता क्या चाहता है कि मुझे सस्ती से सस्ती वस्तु मिले, मेरी संतुष्टि अधिकतम हो, तो वो किसके आधार पर उसको उपभोग करेगा, कीमत के आधार पर करेगा। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, और वो किसके आधार पर अध्ययन किया जाता है, कीमत के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो व्यष्टिगत इकाइयां हैं, तीसरी जो इसकी बात है, तीसरी बात इसमें है कि इसमें जो अध्ययन है वो अध्ययन अर्थव्यवस्था में एक फर्म, जैसे समूह हो सकता है, कई उद्योग मिलकर क्या बनाते हैं, एक फर्म का निर्माण करते हैं, कई उद्योग फर्में मिलकर एक उद्योग का निर्माण करती है, तो उस समूह का भी अध्ययन हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो समूह व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत कैसे, जैसे कई मिलकर बांटा नहीं जा सकता या अलग अलग उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता, वो समूह है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं।